हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम करेंगे, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ये बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। नदियाँ जो बहती हैं तो वो 3 प्रकार के कार्य करती हैं: अपर्दन का कार्य, परिवहन का कार्य, अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेप का कार्य। ये 3 कार्य नदी के द्वारा किया जाता है। तो जो इनको त्रिकल कार्य या त्रिपद कार्य भी कहते हैं। ये जो 3 कार्य हैं, अपर्दन, परिवहन और निक्षेप, इसमें सबसे पहले अपर्दन का कार्य होता है। नदियां मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को घिसकर तथा काटकर अपने साथ परिवहन करने में प्रयत्नशील रहती है। इसके साथ साथ अपक्षय का भी अपर्दन में सहयोग होता है। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय यानी कि वैदरिंग, इसका भी अपर्दन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वैदरिंग की कैसे? जब चट्टानें अपने स्थान पर ढीली होकर, विघटित या वियोजित होकर कमजोर हो जाती है, तो नदी का पानी उनको अपर्दन के द्वारा परिवहन करके दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो इसलिए अपर्दन के कार्य में अपक्षय की भी भूमिका रहती है। अपर्दन के लिए नदी में एक तो बोझ का होना आवश्यक है। बोझ या जो वजन है उसका होना, जिसको क्या हम लोड भी कह सकते हैं, लोड का होना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत कंकड़, पत्थर आदि, पत्थर, रेत आदि इसके अंदर मिले हुए होते हैं। तो इस प्रकार से नदी के अंदर जो बोझ का होना आवश्यक है, और इसके अलावा नदी का वेग, इसके अलावा बोझ के अलावा नदी का वेग तथा नदी का मार्ग की प्रवणता, ढाल प्रवणता यानी कि स्लोप। यानी कि अपर्दन के लिए नदी के अंदर बोझ होना जरूरी है, उसके साथ में नदी का वेग, उसकी गति जरूरी है, और ढाल प्रवणता हो, तभी नदी अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य करेगी। नदी की परिवहन शक्ति की एक सीमा होती है, जिससे अधिक बोझ होने पर नदी उसे ढोने में असमर्थ हो जाती है। तो नदी की जो परिवहन शक्ति है उसकी एक सीमा है। उस सीमा से अधिक अगर बोझ है उसमें, तो वो नदी अपने साथ में नहीं लेके जा सकती और निक्षेप का कार्य प्रारंभ हो जाता है। निक्षेप या जमाव प्रारंभ हो जाता है। अपर्दन के जो मुख्य रूप है उसके अंदर एक तो धूलीकरण, जिसको कि हम ये कहें संक्षारण, दूसरा है अपघर्षण, और सन्निघर्षण, और जलगति की क्रिया। ये
महत्वपूर्ण अपरदन के रूप में। अब इसमें जैसे घोलीकरण यानी कि नदी का पानी अपने साथ में चट्टानों के सॉल्ट्स को घुला के लेके जाती है, जिसको कि सॉल्यूशन या कोराइजन बोलते हैं। इसके अलावा अपघर्षण के अंदर क्या होता है, कंकड़ पत्थर रेत आदि जो नदी का जो बोझ है वो नदी की सतह को घर्षण करते हुए उसके अंदर एब्रेजन बोलते हैं इसको। अपघर्षण का मतलब एब्रेजन करते हुए और उसको घिसती है। सन्निघर्षण का मतलब है कि नदी के अंदर जो बोझ है, कंकड़ पत्थर और मिट्टी या रेत है, ये आपस में भी रगड़ खाते हुए और चलते हैं। उसको आपस में रगड़ खाने से बड़े चट्टान के टुकड़े वो छोटे हो जाते हैं, छोटे और महीन हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो शैलों की आकृति छोटी होती जाती है, इसको सन्निघर्षण कहते हैं। और जल गति क्रिया यानी कि हाइड्रोलिक एक्शन है। तो इसमें इम्पोर्टेंट तो यही है, अपघर्षण और सन्निघर्षण के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें अपरदनात्मक जो स्थलाकृतियां हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में वी आकार की घाटी है। तो जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में बहती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से आती है, तो पर्वतों में पानी की मात्रा कम होती है लेकिन पानी का वेग अधिक होता है। अधिक वेग के कारण और ये इस प्रकार से वी आकार की घाटी बन जाती है। इसको घाटी का गहरा होना, इसमें लंबवत अपरदन होता है। और इसमें जो क्षैतिज अपरदन है वो कम होता है। जिस प्रकार लंबवत अपरदन की वजह से, क्योंकि घाटी पानी की मात्रा कम है, उसके अंदर बोझ है और पानी की गति तीव्र है, तो ये घाटी को गहरा करेगी और घाटी को गहरा करेगी, घाटी को गहरा भी करेगी लेकिन चौड़ा कम करेगी। तो दीवालों का ढाल यहाँ पर तीव्र ढाल होता है। ये जो ढाल है दीवालों का, जो ढाल है वो तीव्र होगा तथा उत्तल ढाल होगा। ये ढाल जो है ये उत्तल ढाल है। और जो नदी की घाटी है वो अत्यंत संकड़ी होगी, अत्यंत तंग व संकड़ी घाटी होगी। ये वी आकार की घाटी हो जाती है। वी आकार की घाटी का ही आगे और विस्तृत रूप है, उसको हम गॉर्ज कहते हैं। ये तो वी आकार की घाटी क्योंकि अंग्रेजी के वी अक्षर की समान होती है। उसके बाद में जो गॉर्ज है ये वी आकार की घाटी का ही एक विस्तृत रूप है, यानी कि ये घाटी का गहरा होना अधिक होता है, अत्यंत खड़ी ढाल वाली दीवारें होती हैं तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है, तो ये गार्ज का निर्माण करती है। उसके अलावा तीसरा है कैनियन। जब नदी इस घाटी से बहते हुए कंकड़ बोझ अपने साथ लेके चलती है तो धीरे धीरे ये यहाँ पर क्षैतिज अपरदन भी होता है और ये इस प्रकार से घाटी गहरी होती चली जाती है, चौड़ी भी होती चली जाती है और गहरी होती चली जाती है। इस प्रकार से इसको हम कैनियन बोलेंगे। तो सबसे पहले वी आकार की घाटी, फिर गार्ज तथा कैनियन। ये वी आकार की घाटी के ही कैनियन और गार्ज इसके विस्तृत रूप है। इसके बाद में जलप्रपात। जलप्रपात के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो चट्टान है, मैंने नीचे डायग्राम बना दिया है, एक फिर से बना के तुम्हें बताता हूं। इस प्रकार से ये कठोर चट्टान है, क्षैतिज रूप में
कठोर, नरम और कठोर चट्टान की स्थिति पाई जाए तो क्या होगा? कठोर चट्टान का अपरदन कम होगा और नरम चट्टान का अपरदन अधिक होगा। तो उससे क्या होगा कि ये विशेषक अपरदन के द्वारा, डिफरेंशियल इरोजन के द्वारा, ये जो कठोर चट्टान है ये तो बाहर की तरफ किनारा खड़ा है, नरम चट्टान है ये अंदर की तरफ हो गया, तो जो पानी है ये आके और यूं गिरता है। तो ये झरने का रूप या जलप्रपात का रूप ले लेता है। यह स्थिति कब होती है? जब कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें या तो क्षैतिज रूप में या लंबवत अवस्था में पाई जाए। दोनों रूप से, ये तो क्षैतिज अवस्था होगी और लंबवत अवस्था खड़े रूप में। मुलायम चट्टानों का अपरदन हो जाता है तथा कठोर चट्टानें प्रतिरोधी चट्टानों के रूप में खड़ी रहती हैं और पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगता है, जिससे कि जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात का एक छोटा रूप है जलगर्तिका। नहीं, पहले इसमें जलप्रपात और उसके बाद में इसका छोटा रूप है क्षिप्रिका। या इसको रैपिड्स बोलते हैं, इससे इंग्लिश से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अपन रेलवे स्टेशन पे, जैसे कि सड़क के ऊपर रेलवे फाटक के पास में जो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर होते हैं, वो क्षिप्रिका का एक उदाहरण है। उसमें क्या होता है कि ये इस प्रकार से कठोर चट्टान ऊपर रहती है, ये कठोर चट्टान है, ये देखिए ये कठोर चट्टान ऊपर है, नरम चट्टान, कठोर चट्टान, नरम चट्टान। इस प्रकार से ये स्पीड ब्रेकर हो जाते हैं। यूं नदी ऐसे चलती है, फिर स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं, यानी कि जलप्रपात का छोटा रूप को क्षिप्रिका कहते हैं। इसकी ऊंचाई भी कम होती है और ढाल भी लगभग सामान्य सा होता है और जलप्रपात का एक छोटा व सामान्य रूप होता है। इसके बाद में जलगर्तिका। अब ये जलगर्तिका जो उदाहरण, ये देखिए जल, ये यहाँ पर जब नदी का बोझ वगैरह, कंकड़ पत्थर वगैरह यहाँ आके और ये घर्षण करते हैं, तो ये जो नीचे की भाग है ये गहरा होता जाता है, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं और फिर ये आपस में बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसको कि ये छोटे छोटे गर्त है, जलगर्तिका हो गया। और उसके बाद में जो गहरा गड्ढा हो गया वो अवनमन कुंड बन जाता है। तो ये इस प्रकार से जलगर्तिका, इसको झरने के नीचे वाला ही भाग है। नदी की तली में जब जल भंवर के साथ छोटे छोटे टुकड़े, ये मैंने बताया था, ये जब छोटे छोटे टुकड़े जो है ये ऐसे भंवर की तरह से घूमते रहते हैं यूं और घर्षण करते हैं, तो ये पूरा गड्ढा बन जाता है और बड़े गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसको कि प्लंज पूल कहते हैं। इसको ये झील का रूप धारण कर लेती है, जिसको कि अवनमन कुंड या जलगर्तिका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान के अंदर जब कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानें परतें क्रम में एक दूसरे के बाद में पाई जाती हैं, तो ये संरचनात्मक सोपान की रचना होती है। सोपान मतलब सीढ़ी नुमा। ये देखिए, ये कठोर चट्टान है, ये नरम चट्टान है, कठोर, तो ये इस प्रकार से आकृति बन जाती है, क्योंकि विशेषक अपरदन। विशेषक अपरदन क्या होता है? यानी कि डिफरेंशियल इरोजन। डिफरेंशियल इरोजन का मतलब है कि जो इरोजन या अपरदन की क्रिया जो है दोनों चट्टानों पे भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि कठोर चट्टान पे अपरदन कम होगा और नरम चट्टान पे अपरदन अधिक होगा। तो विशेषक अपरदन की वजह से
कठोर चट्टान खड़ी रहती है, नरम चट्टान का अपर्दन हो जाता है, कठोर चट्टान खड़ी रहती है, नरम चट्टान का अपर्दन हो जाता है। तो ये सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है, जिसको कि संरचनात्मक सोपान कहते हैं। इसके बाद में इसका दूसरा एक नदी वेदिका है। ये भी संरचनात्मक सोपान की तरह ही होती है, लेकिन इसकी बनावट तो सेम सी होती है, लेकिन इसके बनने का तरीका अलग होता है। ये नदी के अंदर जब बाढ़ आती है या जब बाढ़ के मैदान में अवशिष्ट चिन्ह हो जाता है, यानी कि जब नदी पहले यहाँ बह रही थी और एकदम बाढ़ आने से ऊपर तक लबालब बहती है, तो धीरे धीरे इसके अंदर वेदिकाएं बन जाती हैं, जो कि नदी वेदिकाएं कहते हैं। ये बाढ़ मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होते हैं। बाढ़ मैदान के अवशिष्ट जो चिन्ह है, अवशिष्ट चिन्ह होते हैं। ये आकृति इस प्रकार से, ये इसमें भी बना दिया मैंने, इस प्रकार से सीढ़ी नुमा, यूं फिर यूं फिर यूं, ऐसे ये इस प्रकार से आकृति बन जाती है। और नदी कहाँ पर बह रही है? यहाँ गहराई में बह रही है। जब बाढ़ आती है तो ये यहाँ ऊपर तक आ जाता है, तो इसको हम नदी वेदिका कहते हैं। उसके बाद में नदी विसर्प। विसर्प यानी कि टेढ़ी मेढ़ी होना। ये नदी विसर्प जो है, ये अपर्दन और अपक्षय दोनों का ही एक उदाहरण है। इसके अंदर क्या होगा, नदी यहाँ चल रही है तो नदी देखिए ये यहाँ पर टक्कर मारेगी इस किनारे पे, तो यहाँ का तो अपर्दन करेगी। और जब अब उसके बाद में इसमें मिट्टी के बोझ है, और ये जो अंदर वाला किनारा है, यहाँ पर नदी अपना जमाव करते जाती है। ये जमाव कर दिया, और क्योंकि इधर की तरफ पानी की गति धीमी है, फिर यहाँ पर टक्कर मारेगी तो ये अपर्दन होगा। फिर पानी ऐसे मुड़ा, फिर यहाँ पर ये अपर्दन होगा। इस पे किनारे, यहाँ पे जब नदी का पानी तेज जाएगा और अंदर की तरफ ये जमाव हो जाएगा, तो निक्षेप और अपर्दन दोनों की वजह से नदी विसर्प की आकृति बनती है। ये ज्यादातर मैदानी भागों में होती है, जहां निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक सक्रिय होता है। नदी घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करती है। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है, मैदानी क्षेत्र है। तो नदी टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर गुजरती है, जहाँ पर कठोर चट्टान आ गई, वहाँ से नदी अपना दिशा, अपना मार्ग बदल लेती है। इस प्रकार से विसर्प की आकृति में यह आंशिक रूप से निक्षेप और अधिकांश रूप से क्षैतिज अपर्दन के कारण, क्षैतिज व लंबवत अपर्दन के कारण नदी विसर्प की आकृति बनती है। इसकी वजह से गोकुर झील और ये बन जाती है। देखिए पहले नदी सीधे रूप में जा रही है, फिर ये टेढ़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई कठोर चट्टान है, यहाँ नरम चट्टान है, तो जहाँ जहाँ से रास्ता कठोर चट्टान के साथ, नरम चट्टान के हिसाब से बना लेती है। इस प्रकार से फिर ये मिएंडर हो गया, विसर्प जो जिसको बोलते हैं, यूं जहाँ जहाँ नरम चट्टान की तरफ से रास्ता बनाते हुए चलती है, और फिर ये धीरे धीरे नदी देखिए अब इस हिस्से को काट देगी, और नदी अब ये यहाँ पर सीधी बहने लगेगी, ये सीधी बहेगी, और ये एक गोकुर झील बन जाती है। जिस प्रकार से ये दिखा रखा है गोकुर झील, इसका सामान्य स्थिति में नदी से कनेक्शन कट जाता है, और बाढ़ जब आती है तो फिर से ये गोकुर झील नदी में मिल जाती है, और इसमें पानी की सप्लाई हो जाती है। इसके बाद में जो सातवां है पेनिप्लेन। पेनिप्लेन के अंदर ये एक तरह से संप्राय मैदान है। जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। देखिए पानी की गति धीमी है समुद्र में मिलने से पहले, लेकिन उसके अंदर मात्रा अधिक है, तो क्षैतिज अपर्दन होगा, और क्षैतिज अपर्दन की वजह से जो उसके अंदर मिट्टी के बोझ वगैरह है, धीमी गति की वजह से वो भी अब जमने लग जाते हैं। और जमने लगते हैं तो क्या होता है कि पेनिप्लेन, जैसे ये नदी बह रही है, बीच बीच में यहाँ पर टीले टाइप के बन जाते हैं, मिट्टी के टीले वगैरह, और नदी अलग अलग इस प्रकार से बहती हुई चलती है। तो ये लगभग ये मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग हो जाता है, समतल
समतल के रूप में पेनिप्लेट हो जाता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो कठोर चट्टानें यत्र इधर उधर दिखाई देती हैं, जिसको कि मोनाडनाक कहते हैं। जब तुम डेविस और पैंग का साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ोगे तो डेविस ने इसको पेनिप्लेन कहा है और इसके अंदर जो छोटी छोटी खड़ी चट्टानें हैं उनको मोनाडनाक कहा है। इस प्रकार से समतल प्राय मैदान का निर्माण हो जाता है। अब नदी के निक्षेपणात्मक कार्य, निक्षेपण, अपर्दन, परिवहन और फिर उसके बाद में निक्षेपण। जैसे सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्रों, सबसे नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है, ये इसका पर्वतीय क्षेत्र का आधार है। यहाँ से मान लो नदी ये नीचे, अब ये मैदानी भाग में आएगी। मैदानी भाग में आएगी तो जो पर्वतीय क्षेत्र से बड़ी तेज गति से आ रही है तो इसके साथ बोझा वगैरह आएगा और बोझा वगैरह अब मैदानी क्षेत्र में ये जब इधर उधर फैल जाएगा, जम जाएगा और नदी आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये निक्षेप हो जाता है। तो ये जो पर्वतीय ढाल के सहारे जब नदी समतल भाग में प्रवेश करती है तो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े से लेकर छोटे छोटे टुकड़े पर्वतीय ढाल के ऊपर यहाँ पर ये जमा हो गए। पर्वतीय ढाल के आधार तल के पास ये अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का जमाव, ये अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का जमाव हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख भी कहते हैं। और जब ये शंकु की आकृति में होता है तो जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख भी जलोढ़ शंकु ही होते हैं। अंतर इनमें केवल इतना है कि शंकु की अपेक्षा जो पंख है उसका ढाल मंद होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये तटबंध के अंदर देखिए, ये जो नदी जब अपने चलती है, जब बारिश के टाइम पे यूँ कहें कि पानी की मात्रा अधिक है तो ये तट बना लेती है बंद के रूप में। यहाँ पर मिट्टी का जमाव हो जाता है और ये अपने दोनों तरफ बंद बना लेती है और ये यहाँ जमाव की वजह से एक ऊंची मेड़ हो जाती है, जिससे कि नदी का पानी बाहर नहीं जाता। और इसमें क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बने हैं नदी के द्वारा, इसलिए इनको प्राकृतिक तटबंध भी कहते हैं। तीसरा है नदी डेल्टा। नदी डेल्टा बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है डेल्टा, इसकी आकृति का बनता है। जब देखें नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसकी गति निहायत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ढाल मंद है और पानी की मात्रा अधिक है। और इसमें अब ये जो नदी समुद्र में मिलने से पहले ये इस प्रकार से फैल जाती है और नदी फैल के बहना शुरू कर देती है। इसकी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में नदी बहने लगती है और ये आकृति जो है बीच का भाग है, यहाँ पर टीले वीले बन जाते हैं, मिट्टी जम जाती है और ये अलग अलग स्ट्रीम्स के रूप में बहती है, जो कि ग्रीक भाषा के डेल्टा अक्षर के समान ये बनता है। तो इस प्रकार से नदी डेल्टा, तटबंध और जलोढ़ पंख ये एक रचनात्मक सोपान है, ये रचनात्मक स्थल रूप होते हैं, क्योंकि इनसे नए पदार्थ की रचना होती है निक्षेप के कारण। नदी जब सागर में मिलती है तो ये मैंने बताया अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं कई जगह पर और जलोढ़ ये ग्रीक भाषा के डेल्टा अक्षर के समान जो आकृति बनती है जिसको कि डेल्टा बोलते हैं। नील नदी जो है उसके मुहाने के निक्षेपण के कारण उस क्षेत्र के निक्षेपण को डेल्टा कहते हैं। तो उसके आधार पर ही ये सभी नदियों के जो डेल्टा है उनको डेल्टा कहने लग गए। और इस प्रकार से ये नदी के अपर्दन व निक्षेपणात्मक कार्य पर
ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने डायग्राम के साथ में और बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में अगले लेक्चर में वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां करवाऊंगा। ये नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कर लें। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे एग्जाम के क्वेश्चंस समय समय पर मिलते रहे, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। अन्य क्वेश्चंस और अन्य क्वेश्चंस के आंसर्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाए थे उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग, आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।